क्या मुझे पीएचडी करनी चाहिए या नहीं? अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं और इसका सीधा सा आंसर है यार, देखिए एक दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप पीएचडी करें, और अगर आप पीएचडी कर लेंगे उन चीज़ों की बदौलत तो आगे जाके आपको जॉब्स वगैरह भी, स्पेशली जॉब स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। अब वो ऐसे क्या क्राइटेरियाज हैं? पहला क्राइटेरिया, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ कि मैं ना सिर्फ पीएचडी में मुझे एडमिशन मिल जाएगा बल्कि मैं पीएचडी कर भी लूँगा और आगे जॉब भी मिल जाएगी, पहला क्राइटेरिया होता है आपका इंटरेस्ट का। अब अगर बचपन से ही आपको फॉर एग्जांपल पढ़ने लिखने का शौक है, आई एम नॉट सेइंग कि क्लास में नंबर 1 पे आते हो, फर्स्ट आते हो, ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज आप रीडिंग करते हो, उसमें महारत है आपकी, उसमें इंटरेस्ट है आपका, तो ऑटोमेटिकली पीएचडी करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीडिंग स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। सेकंड चीज़ आपका आता है इंटरेस्ट। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स से कि जब पीएचडी होती है ना, वो अगले 5 साल आप एक अपने रिसर्च टॉपिक से शादी कर लेते हो बेसिकली। अब वो शादी है तो उसको निभाना भी होता है, और शादी है तो उसमें अप एंड डाउन्स भी आते हैं, कभी अच्छा भी लगता है, कभी गुस्सा भी आ रहा होता है। ठीक है, कभी दिल चाहता है कि इसको मैं बिल्कुल छोड़ ही दूं, कभी बहुत प्यार भी आ रहा होता है, राइट। तो इंटरेस्ट अगर आपका होगा उस स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक में, तो फिर आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा वो रिश्ता, वो पीएचडी का रिश्ता जो होता है ना, वो निभाना, और होपफुली फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उसको कंप्लीट भी करो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके कोई दोस्त वगैरह होंगे या मीडिया में देखते हैं कि भाई हाँ, एआई का दौर है, हर कोई एआई के पीछे भाग रहा है, डेटा साइंस के पीछे भाग रहा है। अब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़िंदगी में कभी सुना भी नहीं है एआई के बारे में, उसमें वो पीएचडी करना शुरू कर दे। अब क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, शुरू शुरू में तो थोड़ी सी मोटिवेशन होगी, नई चीज़ें होती हैं, शादी भी नया, जब शादी आपकी होती है तो शुरू का वक्त जो है हनीमून पीरियड होता है ना, सेम चीज़ रिसर्च टॉपिक के साथ भी होता है कि शुरू का वक्त होता है तो मोटिवेशन होती है, दिल भी चाहता है पढ़ने का, लेकिन क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट हो नहीं होता उसके अंदर तो फिर मोटिवेशन ऐसा ऐसा कम हो जाती है। किस तरह आप मोटिवेट रह सकते हैं? जब उस एरिया के अंदर आपका रिसर्च इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि एक तो आपको पहला स्किल जो है पढ़ने लिखने का आपको होना चाहिए। सेकंड चीज़ है ऐसा रिसर्च टॉपिक आप सेलेक्ट करें जिसमें आपका दिल भी हो, आपका इंटरेस्ट भी हो। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आप ऐसा पीएचडी का टॉपिक उठाएं जिसमें आपको पता है अगले 5 साल के बाद भी उसमें जॉब्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शेक्सपियर या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ, अब ये चीज़ मुझे पता है कि यार मास्टर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद इतना आसान नहीं होता जॉब का। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत सी वेबसाइट्स या यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हमें भाई इंग्लिश के लेक्चरर चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो उसमें अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है आपका इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर मार्केट में उस स्किल की, उस जॉब की, उस पीएचडी की डिमांड नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जॉब ढूंढना। ठीक है, तो कोशिश करें ऐसे एरिया में पीएचडी करें जिसमें अगले 5 से 10 साल ज़रा डिमांड होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी। मैंने 2014 में अपनी पीएचडी स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड यूके से, और उस वक्त मेरा जो रिसर्च टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर था, और उस ज़माने में 2014 में, जो आज से 12 साल पहले, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट ही हो रही थी, और मुझे फील हो गया था कि इसका अगले 5 से 10 साल में काफ़ी ज़्यादा स्कोप होगा। तो मैंने इस वजह से, एक तो मेरा पढ़ने का हमेशा से, बचपन से रीडिंग करने का बड़ा इंटरेस्ट था, लिखने का इंटरेस्ट था, फिर रिसर्च टॉपिक भी था, इसमें मैं पर्सनली मोटिवेटेड था, मुझे मार्केटिंग हमेशा से अच्छी लगती थी। थर्ड चीज़ थी, मैंने इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे पता है अगले 5 से 10 साल में इसकी डिमांड में बहुत इजाफा होगा, और मैं गलत नहीं था, इजाफा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 मेन क्राइटेरियाज हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पीएचडी में एडमिशन बड़ा इजी हो जाएगा, और आगे जाके आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर ठीक है, आपने बात करी, हमने ठीक है कोई भी टॉपिक है हमने सेलेक्ट कर लिया, किसी ने डेटा साइंस सेलेक्ट कर लिया, किसी ने एआई सेलेक्ट कर लिया, किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली, किसी ने एचआर सेलेक्ट कर ली, कुछ भी कर लिया। ठीक है, अब करें क्या, एडमिशन कैसे मिलेगा हमें? अब उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपका रिसर्च प्रपोजल। तो अगर पीएचडी कर रहे हो तो उसका रिसर्च प्रपोजल डेवलप करो। अब पीएचडी प्रपोजल जो है ना, आंखें बंद करके नहीं कर सकते आप, एआई से तो बिल्कुल नहीं लिखवाना, क्योंकि जब एआई से लिखवाओगे पता चल जाता है और उसमें रिजेक्शन काफ़ी आ जाती हैं। ठीक है, अब ये ना बोलो आप ना कि भाई मैं क्यों खुद से लिखूँ, एआई से क्यों ना लिखवा लूँ, ईजी है मेरे लिए। ईजी काम ना करें भाई, क्योंकि उसमें जब आप एआई से लिखा हुआ प्रपोजल भेजते हैं ना टीचर्स के पास, उनको होता है कि अभी जो ये बंदा है चवल काम कर रहा है, अभी से नकलें मार रहा है, चीटिंग कर रहा है, ये आगे जाके भी चीटिंग करेगा और हमारे लिए सरदर्द बनेगा। तो मेरे पास ही फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे मास्टर्स की पीएचडी के प्रपोजल आते हैं जिनको मैं लाइन से रिजेक्ट कर रहा होता हूँ।
उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे 1 सेकंड में, आई थिंक 2, चलो 1 भी सेकंड नहीं हो, 3-4 सेकंड में पता चल जाता है जब मैं उसको पढ़ रहा होता हूँ कि ये प्रपोज़ल क्या उस स्टूडेंट ने खुद लिखा है या एआई से लिखवाया है, ठीक है? तो जैसे ही मुझे फ़ील होता है कि एआई से लिखवाया है, तो मैं कहता हूँ मुझे इसकी ज़रूरत है क्या है यार? ये अभी से चीटिंग कर रहा है, आगे जाके भी इसने चीटिंग करनी है तो मेरी रेपुटेशन ही ख़राब करेगा, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब करेगा, अपनी तो ख़राब ही करेगा, हमें भी लेकर डूबेगा, ठीक है? इस वजह से हम उसको एडमिशन नहीं देते। आपने अभी सही तरीका क्या है? आपने पीएचडी प्रपोजल फौरन नहीं बनाना, रिसर्च करनी है। लेट्स से अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का रिसर्च टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसमें विदिन कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मैंने फोकस करना है, कौन सी ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको मैं अपने पीएचडी प्रपोजल के थ्रू, डिसर्टेशन के थ्रू, थीसिस के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? इस पे फोकस करना है और उसके लिए किताबें पढ़नी है, रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं अपडेटेड वंस वो पढ़ने हैं, पीएचडी की प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं गूगल करना है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ देम विल गिव यू सम आइडिया। और इसने सारे प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं मेरे भाई, बड़े आसानी से। मेरा अपना जो था 3 महीने लग गए थे मुझे पीएचडी प्रपोजल बनाते बनाते। खैर अब 3 महीने लगा लिए, आपने बड़ी रिसर्च की है, आपने बड़े आर्टिकल छान मारे हैं, आपने एक अच्छा सा 2-3 हज़ार वर्ड्स का पीएचडी का प्रपोजल बना दिया है। अब अगर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगेन आप गूगल कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग पीएचडी का प्रपोजल लिख रहे हैं ना, उसमें सर्टन सेक्शंस होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, रैशनल फॉर स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक आता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथडोलॉजी होता है, पोटेंशियल फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस होता है और फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स से आपने एक अच्छा पीएचडी का प्रपोजल डेवलप कर लिया, अब क्या सेकंड स्टेज है? सेकंड स्टेप ये है कि आप आइडेंटिफाई करें, गूगल करें, रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें लाइक माइंडेड प्रोफेसर्स जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रपोजल था सोशल मीडिया मार्केटिंग था, तो मैंने फिर गूगल करना शुरू किया उस ज़माने में, आज से 12 साल पहले, कि दुनिया में कोई ऐसे प्रोफेसर्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो जिनका रिसर्च इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो। तो मुझे कुछ चंद मिले, मुझे तकरीबन 40-50 मिले थे और मैंने सबको ईमेलें करी, प्रपोजल भेजा प्यार मोहब्बत से ना कि सर देखें, इस पर ज़रा फीडबैक दीजिए, देखें और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। तो 50 जगह का मैंने भेजा था, तो मुझे शायद 10 जगह से रिप्लाई आया और में से 2 ने मुझे सेलेक्ट करा और एक से के साथ मेरा फाइनली जो है पीएचडी में एडमिशन हुआ, ठीक है? पीएचडी में एडमिशन अगर आपने लेना है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं वो एडमिशन टीम नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं। आपके जो प्रोफेसर होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो आपको एज अ सुपरवाइजी ले रहे होते हैं, जो आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो अगर आप उनको पीएचडी का प्रपोजल भेजते हो और उनको समझ में आता है वो चीज़, ठीक है, और लेट्स से अगर आप कहते हैं कि हाँ इस पे थोड़ा सा कहते हैं कि काम करो, उस पर काम करते हो, उसको बेहतर बनाते हो, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, तो फिर आपके चांसेस पीएचडी में एडमिशन लेने के बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? अब लेट्स सपोज आपने एडमिशन ले लिया, अब उसकी फ़ीस कैसी होती है, कितनी फ़ीस पीएचडी की होती है जनरली? लेट्स से हम अगर यूके की बात करें, तो यूके के अंदर मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि 12 से 16,000 पाउंड पीएचडी की एक फ़ीस होती है। अब अगेन जितना ज़्यादा होता है ना, जितना मीठा डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। तो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो ऑन एवरेज 12 से 16,000 होती है, लेकिन अगेन ऑक्सफोर्ड में जा रहे हो तो वो 20-25 हज़ार भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पर ईयर की बात कर रहा हूँ। जनरली स्पीकिंग 12 से 16,000 पाउंड में आपका साल का ट्यूशन फीस हो जाती है। और मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने का, खाना पीना, रेंट पे रहना, वहाँ पे ये सब जो है खर्चे अलग से होते हैं, ठीक है? नॉर्मली अगर आप यूके आ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया से, या स्पेशली अगर पाकिस्तान से आप आ रहे हैं, कम से कम आपके पास जो है साल के आप कह लो 16-17 हज़ार पाउंड होने चाहिए जो आपने खर्चा करना है। 12-13 हज़ार पाउंड तो आपके हो गए सिर्फ ट्यूशन फीस के, और 5-6 हज़ार आप कह लो कम से कम भी रहने के जो होते हैं वो होते हैं। ऑन एवरेज 1,000 पाउंड चाहिए होता है यूके के अंदर, आपको 700 से 1,000 पाउंड चाहिए होता है आपको, अगर आपने यहाँ पे रहना है। अभी इसमें मैंने ट्यूशन फीस इंक्लूड नहीं की है, ये सिर्फ यहाँ का रहने का खर्चा है आपका। तो इतना अगर आपके पास पैसा है, इतना बजट है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन इतना नहीं है तो क्या करें, ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है, आप आ सकते हो, लेकिन फिर स्कॉलरशिप्स देखो। jobs.ac.uk है वेबसाइट है, वहाँ जाके स्कॉलरशिप दे सकते हो। फाइंड अ पीएचडी स्कॉलरशिप है, वहाँ पे जाके दे सकते हो। सिंपल गूगल करो, आपको वहाँ पे बेतहाशा स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अब अगर आप ये कह रहे हो कि सर मुझे तो कोई पीएचडी की स्कॉलरशिप नज़र नहीं आती है, मेन रीज़न ये है कि आपने अभी तक रिसर्च नहीं की भाई। आपने शायद खुद से जहन बना लिए कि पीएचडी की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, या आपको 4 दोस्तों ने बता दिया है, तो आपने उसको विदाउट तस्दीक किए, विदाउट जाने उसको मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा नहीं होता। आप प्रपोजल भेजें, आप सिर्फ गूगल कर लें, 5 मिनट गूगल करोगे ना, 50 आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप वगैरह नज़र आ जाएंगी, ठीक है?
तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़हन में इसका क्या चल रहा है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं कि पीएचडी के बारे में, तो आप बता सकते हैं। जनरली स्पीकिंग अगर मैं समराइज़ करूँ आज की जो वीडियो है, वो ये है कि अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, डेफिनेटली आपका हो सकता है, लेकिन देयर इज़ सर्टेन क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपको खुद से शौक होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लर्निंग, लिखना पढ़ना आना चाहिए। रीडिंग अगर आपका है तो ऑटोमेटिकली चांसेस हो जाते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि आपका इंटरेस्ट भी हो उस चीज़ के अंदर। थर्ड चीज़ जो है कि जिस टॉपिक पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसका स्कोप भी है, उसकी डिमांड भी है या नहीं। डिमांड होगी तो चांसेस ज़्यादा हैं आगे जाके जॉब स्पॉन्सरशिप के। अगर डिमांड नहीं है तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे, कंपैरेटिवनेस ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर। इसी तरह आगे जाके जब आप पीएचडी के लिए प्रपोजल के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, मेक श्योर करो एक अच्छा सा प्रपोजल बनाओ, खुद से बनाओ, एआई से ना लिखवाओ और लाइक माइंडेड प्रोफेसर्स को भेजो। अगर उनको समझ में आता है ऑटोमेटिकली आपके चांसेस ज़्यादा हैं एडमिशन के भी। और जनरली स्पीकिंग 12,000 से 16,000 पाउंड लगते हैं एनुअल ट्यूशन फीस होती है यूके की यूनिवर्सिटीज़ की। यूरोप में ज़रा सस्ता होता है, वो मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। लेकिन जनरली ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आपने यूके के अंदर या जनरली यूरोप के अंदर एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए। ठीक है, थैंक यू।